ओके जी, सो मूविंग ऑन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन। अच्छा, अब हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था मोटिवेशन का, जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने ये पढ़ा था कि भाई कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहती है, कोई भी कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहती है तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को पैसा देकर मोटिवेट करे, विच इज फाइनेंशियल मोटिवेशन। ठीक है ना, तो अपनी कंपनी अपने एम्प्लॉय को कैसे पैसा देकर मोटिवेट करेगी, तो उसमें हमने पढ़ा भाई बहुत तरीके हैं। ठीक है ना, वेजेस है, सैलरीज है, आवरली वेज पढ़ा, प्रॉफिट शेयरिंग पढ़ा हमने, बोनस पढ़ा हमने, कमीशन पढ़ा हमने, फ्रिंज बेनिफिट्स पढ़ा, बहुत सारे तरीके पढ़े हमने। ये वो तरीके जहां पे कंपनी पैसा दे रही है, डायरेक्टली पैसा दे रही है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेथड्स जिनके अंदर कंपनी अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कुछ मेथड्स यूज करती है। ये वो मेथड्स हैं जिनके अंदर कंपनी अपने एम्प्लॉय को डायरेक्टली पैसा नहीं दे रही। अच्छा, बहुत सारे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। बच्चे समझते हैं कि यार नॉन फाइनेंशियल मेथड का मतलब ये कंपनी बगैर पैसा दिए मोटिवेट करेगी एम्प्लॉय को। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अभी तक हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ ली है, तो एक चीज तो इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वेरी वेल क्लियर कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए पैसा तो देना ही देना है। अगर मैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करूं तो फिजिकल नीड्स पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं हर्ट्जबर्ग थ्योरी की बात करूं तो वहां पर हमने पढ़ा हाइजीन नीड्स, हाइजीन फैक्टर के अंदर नॉन फाइनेंस के अंदर ये डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा तो देना ही देना है। लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स है जिनके अंदर कंपनी पैसे के अलावा भी और मेथड यूज करेगी। मेरा मतलब ये नहीं है कि कंपनी पैसा नहीं देगी, पैसा तो देगी ही देगी। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स का मतलब है दीज आर दोज फैक्टर्स दैट द कंपनी विल गिव other than money to the employee to motivate them. So non-financial factors, in simple words, these are those factors which a company uses to motivate the employee through non-financial means. मैं अपनी डेफिनेशन फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ भी लेता है कि भाई ये नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या है, तो आप लिख सकते हो दीज आर दोज फैक्टर्स दैट आर यूज्ड बाय अ कंपनी टू मोटिवेट एन एम्प्लॉय थ्रू नॉन फाइनेंशियल मींस सच एज जॉब रोटेशन, एनलार्जमेंट, ट्रेनिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, हम एक एक करके अब मेथड्स को देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है टीम वर्क। ये एक ऐसा मेथड है जो कंपनी इस्तेमाल करती है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, टीम वर्क क्यों होता है? टीम वर्क तो पहली चीज इसलिए होता है कि कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को जब टीम्स में लेके आती है तो एम्प्लॉयज के अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाती है। सॉरी, मैं इसको करेक्ट कर दूं। कंपनी जब टीम वर्क करती है अपने एम्प्लॉयज के साथ, तो टीम वर्क इसलिए करती है क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक फ्रेंडशिप और एक सोशल सर्कल टाइप चीज डेवलप करना चाह रही होती है। तो बेसिकली टीम वर्क में क्या होता है कि कंपनी टीम्स बनाती इसलिए ताकि एम्प्लॉयज एक दूसरे से क्लोज अप हो जाए, दोस्ती यारी बढ़ जाए थोड़ी सी। ठीक है ना, और हमने पीछे थ्योरीज में पढ़ा भी है कि दोस्ती यारी जब बढ़ती है कंपनी के अंदर तो एम्प्लॉयज का कंफर्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो टीम वर्क का पहला रीजन होता है एम्प्लॉयज के बीच में क्लोजनेस बढ़ाना। एक दूसरा रीजन जो मेजर होता है वो होता है टू कवर अप। टू कवर अप। अब इमेजिन करो मेरी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज काम करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और हर एम्प्लॉय जो है वो एक टी शर्ट बनाता है दिन का, पर डे। सो मेरी कंपनी में 10 बंदे काम करते हैं और हर एम्प्लॉय एक टी शर्ट बनाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दिन के कितने टी शर्ट बनते होंगे, आप बोलोगे सर ये भी कोई पूछने वाला सवाल है, ऑब्वियस सी बात है 10 टी शर्ट बनते होंगे। हर एम्प्लॉय एक टी शर्ट बनाता है और 10 टी शर्ट बनते हैं, और 10 एम्प्लॉयज हैं तो 10 टी शर्ट बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं एक और सवाल, ट्रिक क्वेश्चन। 2 एम्प्लॉयज एब्सेंट है, 2 एम्प्लॉय एब्सेंट है, अब बताओ कितने टी शर्ट बनेंगे? आप बोलेंगे यार सर क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हैं आप, एक एम्प्लॉय एक टी शर्ट बनाता है, 10 एम्प्लॉय तो 10 टी शर्ट बनते हैं, 2 एम्प्लॉय एब्सेंट थे तो 8 एम्प्लॉय आए थे, तो 8 एम्प्लॉय आए थे तो
8 टी शर्ट्स बने। मैंने बोला वेरी गुड। 2 एम्प्लॉय छुट्टी मारेंगे तो उनका काम हिस्से का कोई नहीं करेगा। मैंने बोला फास्ट फॉरवर्ड, लेट से मैं इन एम्प्लॉयज की टीम बना देता हूं और इनको मैं एक टीम टारगेट देता हूं। अच्छा भाई, टीम टारगेट क्या मिलता है? टीम टारगेट ये मिलता है कि नाउ यू द एंटायर टीम ऑफ 10 पीपल विल मेक 10 टी शर्ट्स एवरी डे। आप बोलोगे सर ये क्या हुआ भाई, पहले भी 10 टी शर्ट बन रहे थे, अब भी 10 टी शर्ट बन रहे हैं। मैं बोलूंगा रुको जरा, सब्र करो। अब इमेजिन करो 8 एम्प्लॉयज आए, 8 एम्प्लॉय आए, ठीक है, 2 एम्प्लॉय एब्सेंट है, कितने टी शर्ट बनेंगे? अब आप बोलोगे सर 8, मैं बोलूंगा नहीं, 8 नहीं बनेंगे। मैंने इन 10 एम्प्लॉयज की जो टीम बनाई थी, मैंने इनको बोल दिया था आपका डेली टारगेट क्या है? आपका जो डेली टारगेट है वो है 10 टी शर्ट्स। अब एक बंदा आया है, 2 आया है, 5 आए हैं, 8 आए हैं, 10 आए हैं, मुझे 10 टी शर्ट आप टीम वाले बनाकर दोगे। तो इन एनी केस अगर 2 एम्प्लॉयज एब्सेंट भी हुए हैं तो भी मुझे 10 टी शर्ट मिलेंगे। जो रिमेनिंग 8 एम्प्लॉयज हैं, जो रिमेनिंग 8 एम्प्लॉयज हैं, वो जो एब्सेंट एम्प्लॉयज हैं उनका बर्डन अपने ऊपर लेंगे। जो रिमेनिंग 8 एम्प्लॉयज हैं वो रिमेनिंग 2 एम्प्लॉयज का बर्डन अपने ऊपर लेंगे और 10 टी शर्ट बनाकर देंगे। अब आप बोलोगे सर ये क्यों? तो भाई टीम टारगेट है, टीम तो बनाई इसीलिए थी। पहले क्या हो रहा था, हर बंदे को एक टारगेट दिया था कि यू मेक 1 टी शर्ट इन अ डे, तो एक टी शर्ट बनाया, घर चला गया। अब टीम को टारगेट मिला, आपको तो टारगेट दिया ही नहीं एक टी शर्ट का, आप कैसे घर जा रहे हो? आपकी तो टीम का टारगेट, टीम का टारगेट पूरा करके घर जाओगे। अब आप बोलोगे सर ये तो ज्यादती है। ज्यादती नहीं है, आज कोई और एब्सेंट है, कल मैं भी तो एब्सेंट होऊंगा टीम में। तो अगर आज कोई और एब्सेंट है तो मैंने उसके बदले का काम किया, कल मैं एब्सेंट होगा तो ये मेरे बदले का काम करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? ये फायदा होता है टीम वर्क का। तो पहला फायदा क्या हो गया? क्लोजनेस बढ़ गई एम्प्लॉयज के अंदर। सोशल नीड्स, हमने पीछे थ्योरी पढ़ी ना, सोशल नीड्स, रिलेशनशिप विद अदर एम्प्लॉयज एंड सबऑर्डिनेट्स, ये सब चीजें तो बढ़ जाती है, एम्प्लॉय का कंफर्ट लेवल तो बढ़ जाता है, यस, टीम में काम करने से। बट एट द सेम टाइम कवर अप वाला फैक्टर भी आता है। सारे एम्प्लॉयज को एक दूसरे के टीम मेंबर्स को कवर अप करना पड़ता है, यार अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो उसकी जगह आज मैं परफॉर्म कर लूंगा, तो ये कवर अप भी कर रहे होते हैं। तो ये है हमारे पास बेसिकली टीम वर्क का कॉन्सेप्ट। अच्छा, टीम वर्क के फायदे भी हैं, देयर आर टू मेनी डिसएडवांटेजेस एंड टू मेनी एडवांटेजेस फॉर टीम वर्क। अच्छा भाई, टीम वर्किंग का एडवांटेज पहला ये है कि वर्कर्स जो हैं विल नॉट वांट टू लेट डाउन अदर टीम मेंबर्स। अक्सर ऐसा होता है कि जो टीम मेंबर्स होते हैं वो अपनी टीम का ख्याल रखते हैं कि यार अगर मैंने छुट्टी कर ली तो यार मेरे टीम मेंबर्स पे बर्डन आ जाएगा, तो वो बेफजूल छुट्टियां नहीं करेंगे। तो इससे एक फायदा ये हो सकता है कि एब्सेंटीज्म गिर जाएगा, ठीक है ना। या कभी एक एम्प्लॉय जो रेगुलर एब्सेंट होता है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद उसका टीम मेंबर उसी के दोस्त बोलेंगे अभी तू पागल है, तू रोज छुट्टी मारता है, तेरा बर्डन हमारे ऊपर आता है, शर्म कर। तो उसको शायद थोड़ा सा गिल्ट आ जाए कि यार मेरी छुट्टी की वजह से मेरे टीम मेंबर्स पे बर्डन आ रहा होता है, मेरा काम उनको करना पड़ रहा होता है बेफजूल में। तो दोस्ती यारी के चक्कर में वो छुट्टियां थोड़ी सी कम करेगा, एब्सेंटीज्म थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, जब टीम्स बनेंगी तो आपस में दोस्तियां बनेंगी, क्लोजनेस बढ़ेगी, जो मैंने आपको शुरू में बताया। इसकी वजह से उनका जो एम्प्लॉइज है उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद टीम्स आर एम्पावर्ड बाय गिवन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ठीक है ना। जब टीम बनाते हैं तो टीम को थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग पावर भी दी जाती है कि यार अब ये 10 टी शर्ट्स का जो आपको टारगेट दिया है, अब आपका टारगेट है, अब आप डिसाइड कर लो कि कौन सा बंदा 1 टी शर्ट बनाएगा, कौन आधा बनाएगा, कौन कब छुट्टी करेगा, कौन किस तरह करेगा, कौन किस डिजाइन को बनाएगा। थोड़ी सी पावर भी दे देते हैं टीम्स को। जब टीम्स बनाई जाती है, जब टीम्स को काम नहीं दिया जाता, टीम्स को स्लाइटली डिसीजन मेकिंग पावर भी दी जाती है। जब टीम्स को स्लाइटली डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है तो ये काइंड ऑफ जॉब एनरिचमेंट है। आपको याद होगा हमने जॉब एनरिचमेंट पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा था हर्ट्जबर्ग की थ्योरी के अंदर। तो जब ये आप टीम को डिसीजन मेकिंग पावर दोगे तो दिस विल एक्ट एज जॉब एनरिचमेंट, और जब डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी तो ऑटोमेटिकली इंप्लॉइज का जो टीम के अंदर काम करे उनका मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाएगा। ये एक और एडवांटेज है। उसके बाद जब टीम्स बनेगी, दोस्ती यारी बनेगी, तो ऑटोमेटिकली कंफर्ट लेवल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से
एम्प्लॉइज काम भी ज्यादा करेंगे और लेबर टर्नओवर भी कम हो जाएगा। बिल्कुल कम होगा ना यार। आप जिस कंपनी में काम करते हो, आप जिस टीम के अंदर हो, जिस टीम के अंदर आप काम कर रहे हो, उस टीम में अगर आपकी दोस्ती आ रही है, आपकी जो दूसरे टीम मेंबर्स है, अगर आपकी उनसे दोस्ती है, तो आप काम छोड़ने से पहले बोलोगे यार क्यों छोड़ू यार, टीम बनी हुई है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, मेरा कंफर्ट लेवल बन गया है। आप छोड़ने से पहले सोचोगे। इमेजिन करो जब आप, मैंने शुरू करी एग्जाम्पल, हर एम्प्लॉय को अपना इंडिविजुअल टारगेट मिला है, एवरीवन मेक्स वन टी शर्ट। अब एम्प्लॉय को पता है मैं हूं ना हूं, क्या फर्क पड़ता है, दोस्ती यारी तो किसी से है नहीं, आ रहा है अपने हिस्से का काम करके जा रहा है। लेकिन जब टीम बन गई, वो आ रहा है अपने हिस्से का भी काम कर रहा है, दूसरे के हिस्से का भी काम कर रहा है, या कब वो नहीं आ रहा तो दूसरा इसके हिस्से का काम कर रहे हैं, तो कंफर्ट लेवल बन जाता है। तो एम्प्लॉय छोड़ने से पहले फिर सोचता है। आप खुद इमेजिन करो, जब आप स्कूल छोड़ने की बात करते हो, आप सब ए लेवल्स में हो, जब आप स्कूल में होगे और जब स्कूल का लास्ट डे होगा, तो आपको कितना ऑकवर्ड लग रहा होगा जाने से पहले। वो इसीलिए ऑकवर्ड लग रहा होगा आपको जाने से पहले बिकॉज आपकी क्लास में सॉर्ट ऑफ टीम बन जाती है, तो टीम टूटने का दुख हो रहा होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जब आप टीम में काम करते हो, तो हर बंदा अपने तरीके से अपने लेवल का सोल्यूशन लेके आता है, तो बेटर सॉल्यूशंस भी निकल पाते हैं, ठीक है ना। जब टीम में 10 लोग काम करें, हर बंदा अपने तरीके से इतना इनपुट देगा ना कि मेरे हिसाब से ऐसे करते हैं, वो बोलेगा मेरे हिसाब से ऐसे करते हैं, तो काइंड ऑफ एक क्लोज कॉन्टैक्ट भी बन जाता है, आपस में टू वे कम्युनिकेशन भी चल रही होती है, टीम के अंदर सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। तो टीम्स के अंदर क्या होता है, जब हर टीम मिलाकर सॉल्यूशन देगी, डिस्कशंस के थ्रू देगी, तो सॉल्यूशंस भी अच्छे निकलेंगे। तो ये है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ टीम वर्क। में बहुत सारे एडवांटेज में जाने की जरूरत नहीं, आई थिंक तो नहीं, मतलब अगर मैं पास पेपर के हिसाब से बात करूं या हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर 2 मार्क होते हैं नॉलेज के, तो आई थिंक 2 से ज्यादा एडवांटेज की जरूरत होती नहीं, लेकिन मैंने आपको फिर भी 1 2 3 4 5 तो कराई दिए। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस नाउ। अच्छा, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नॉट एवरीवन इज अ टीम प्लेयर। आपने भी दोस्तों में देखा होगा, आप लोग दोस्तों के साथ जाने के लिए प्लान बना रहे हो, फार्म पे जाने का या बीच पे जाने का, कोई ना कोई एक दोस्त ऐसा जरूर निकलेगा जो चिरांदी होगा, यार ये हो गया, यार वो हो गया, उसको हर चीज में रोना ही होगा। सब कह रहे मिलके बिरयानी खा लेंगे, बोलेगा नहीं यार मैं तो कढ़ाई चिकन खाऊंगा। सब कह रहे मिलके यार चलो हम मुनासिब से हट पे चलते, बोले नहीं यार मुझे तो लग्जरी हट पे जाना है। एक बंदा ऐसा जरूर होगा जो बस हर चीज में उसको मस्ती होती है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपके दोस्तों में कोई ना कोई ऐसा दोस्त आपका है, वो कभी तो बड़े होगा, या तो बिजनेस में जाएगा या जॉब में जाएगा, कभी ना कभी तो किसी ना किसी कंपनी के अंदर काम करेगा, वहां पर टीम में उसको प्रॉब्लम होगा। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो जब हमें ग्रुप बनाया जाता था प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए या डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, रिसर्च बनाने के लिए, तो एक आध दोस्त होगा, बहुत अच्छा दोस्त मेरा, लेकिन वो कोई ना कोई उसको मस्ती होगी, या यूं नहीं करना, या ऐसे क्यों कर लिया, वैसे क्यों कर लिया, नाराज हसीना बन के बैठ जाते हैं, होते ना एक नाराज हसीना। आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे दोस्त रिश्तेदार होंगे, पुप्पो टाइप। तो ये बड़ा मसला है टीम के अंदर। आपने टीम तो बना दी 10 बंदों की कि आई वांट 10 टी शर्ट्स फ्रॉम दिस टीम एवरी डे, बट उसमें कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो है ना, वो टीम के साथ चल नहीं सकता, वो अपने इंडिविजुअली तरीके से काम करता है, अपने तरीके से काम करेगा, उसको टीम में लेने का कोई फायदा नहीं, वो टीम का माहौल भी खराब करता है। ऐसे लोग होते हैं, तो हर जगह टीम वर्क काम नहीं आता। अच्छा, फिर एक और प्रॉब्लम, टीम्स कैन डेवलप अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स व्हिच मेक कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत बड़ा मसला है। अब एक मसला आ गया, कंपनी ने बोला भाई रोज सुबह 9 AM पे कंपनी में आना है, 9 बजे आना है, काम करना है, और 5 PM पर चले जाना है। अब मैंने टीम बनाई 10 बंदों की और उनको बोला यू विल मेक 10 टी शर्ट्स इन अ डे। वो कहते डन हो गया सर। वो क्या कर रहे हैं, ये कंपनी का रूल है, वो आ रहे हैं रोज 12 बजे और रात को 9 बजे तक काम कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं भाई ये क्या मसला है, सुबह 9 बजे आओ, बोलेंगे सर आपने टीम को क्या टारगेट दिया है, 10 टी शर्ट का, मिल रहा है ना, बात खत्म। मैं कह रहा हूं यार ये क्या बात हुई, मेरा कंपनी का रूल है, मेरे कंपनी के वैल्यूज खराब हो रहे हैं। हमारा रूल ये है कि सुबह 9 बजे आने, 5 बजे जाना। कहते सर दिमाग नहीं खुलती है हमारी, मजा नहीं आता सुबह सुबह काम करने में। 12 बजे हमारा दिमाग चलता है, हम 12 बजे काम शुरू करते हैं, रात को 9 बजे खत्म करते हैं, यहां से बाहर जाते हैं सारे दोस्त 10 के 10 मेंबर एक साथ जिम जाते हैं, वहां से एक साथ खाना खाने जाते हैं, घर जाते सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं एक साथ 10 के 10 नाश्ता करते हैं, एक साथ जो है वो फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। मैं बोलूंगा भाई मुझे तुम्हारी दोस्ती यारी से कोई गर्ज नहीं है, सुबह 9 बजे आओ। बोले नहीं सर 9 बजे तो नहीं आएंगे हम,
अब क्या हुआ, टीम भी मैंने बनाई, सब कुछ मैंने बनाया, लेकिन उस टीम के ऐसे वैल्यूज बन गए, ऐसा सिस्टम बन गया जो मेरी कंपनी के वैल्यूज और रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने लग गया। अब ये बहुत बड़ा मसला है, हो जाता है। अब मैं क्या करूं, अब एक दो बंदे तो है नहीं कि मैं निकाल दूं काम चल जाएगा। अब एक निकालूंगा तो पूरी टीम जाएगी, तो या तो पूरी टीम को रखूं और बर्दाश्त करूं, या पूरी टीम को जाने दूं और दूसरी टीम बनाऊं। तो ये बहुत बड़ा मसला होता है कंपनीज के अंदर, मैंने खुद देखा है। टीम बन जाती है ना जब एक दफा, उनको हिलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। या जाएंगे तो पूरी टीम चली जाएगी, और पूरी टीम जाएगी तो कंपनी को ठीक ठाक नुकसान देके जाएगी। अभी कंपनी के लिए बड़ा सरदर्द हो गया, पूरी टीम जा रही है, रख रहे हैं तो दूसरे लोग खराब हो रहे हैं। अब दूसरी टीम बी सी डी वाले बोले हम क्यों सुबह 9 बजे आए, हम भी 12 बजे आएंगे। अब ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, इसके साथ साथ द इंट्रोडक्शन ऑफ टीम वर्क विल रिक्वायर ट्रेनिंग। ठीक है ना, ट्रेनिंग टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड दिस कुड बी कॉस्टली। अब आपने टीम तो बना दी, अब टीम को आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। अगर आप टीम से चाहते हो कि भाई रोज पूरी टीम 10 टी शर्ट्स दे, तो अगर आपने टीम टारगेट दिया है तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि टीम के अंदर फिर हर बंदा इस काबिल हो कि वो इस टीम के दूसरे मेंबर्स को मैच करे। फिर हर बंदे को आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हर बंदे को ट्रेनिंग देने के लिए ये कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है ना, अब ट्रेनिंग इसलिए भी दी जाएगी कि फ्लेक्सिबिलिटी आए। अब एम्प्लॉय है, वो एक ही टी शर्ट बना सकता है। ठीक है ना, मैंने क्या सोचा था, 10 मेंबर्स की टीम बना दी और टीम को बोला 10 टी शर्ट बनाओगे रोज, बन गया। अब 2 एम्प्लॉय एब्सेंट है, अब मैं क्या सोच के बैठा हूं, 8 बंदे जो है 10 का काम करेंगे। अब 8 बंदों के पास मैं गया, उनके पास तो लेवल ही नहीं है ज्यादा प्रोड्यूस करने का, उनकी अपनी परफॉर्मेंस लो है, तो मुझे उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको फ्लेक्सिबल भी तो बनाना पड़ेगा ना ट्रेन करके, कि यार कल को अगर दूसरा बंदा नहीं है तो तुम एक की जगह 2 टी शर्ट बना सको, उसके अंदर भी तो फ्लेक्सिबिलिटी हो। एम्प्लॉय के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो अपना काम मुश्किल से करे, दूसरे टीम मेंबर का काम कैसे करेगा। तो ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि एम्प्लॉय के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आए, ताकि वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा की जरूरत हो तो ज्यादा प्रोड्यूस भी कर सके, कम की जरूरत हो तो कम प्रोड्यूस कर सके। तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। ट्रेनिंग तो भाई फ्री में है ही नहीं, ट्रेनिंग के तो पैसे लगते हैं। एंड देन देयर मे बी सम डिसरप्शन टू प्रोडक्शन एज टीम्स एस्टैब्लिश देमसेल्व्स। अब ये बोलना बड़ा आसान है ना, टीम बना दी, 4 टीमें बना दी। अभी टीम एक दिन में तो नहीं बनती, टीम बनेगी, लोग आएंगे, एक दूसरे के साथ एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कंफर्ट लेवल बनेगा, उसके बाद वो एक दूसरे को जानना शुरू करेंगे, आहिस्ता 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 करके उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होना शुरू करेगी। डे 1 से नहीं हो सकता। जो जब तक पूरी टीम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाती, तब तक प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब रहेगी। ओके जी, मूविंग ऑन। अब हमारे पास एक और मेथड भी है एम्प्लॉइज को नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट करने का, और ये मेथड है बेसिकली एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट के अंदर अगर आप फोकस करो तो एक वर्ड नजर आ रहा है, पावर। ठीक है ना, ये रहा, अगर मैं इसको अंडरलाइन कर दूं। एम्पावरमेंट में क्या होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए पावर देती है। अच्छा, अब आप जितनी भी आपने थ्योरीज पढ़ी हैं, 1-2 थ्योरी को छोड़ के, अगर आप मैस्लो की बात करो तो उसने वहां पर बोला कि भाई एम्प्लॉयज को पावर चाहिए होती है। आप हर्ट्जबर्ग की बात करो तो उसने वहां पर भी बोला कि एम्प्लॉय को पावर चाहिए होती है। ठीक है, आप मैक्लेलैंड की बात करो तो वहां पर भी उसने बोला कि भाई पावर अथॉरिटी चाहिए होती है। वो इन सिंपल वर्ड्स, हमने काफी सारी थ्योरीज पढ़ी हैं जिसके अंदर एक क्लियरली एक चीज स्टैब्लिश कर दी गई है कि हर इंसान पावर चाहता है। हर इंसान पैसा नहीं चाहता, लेकिन डेफिनेटली हर इंसान पावर और रिस्पेक्ट चाहता है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हैं, पैसे तो दिए, अब आप उसको मोटिवेट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा मेथड यूज करना चाहते हैं जहां पर आप उसको पैसे के अलावा कुछ देना चाहते हैं मोटिवेट करने के लिए, सो वन मेथड दैट यू कैन यूज इज गिविंग देम पावर। उसको पावर दो। देखो, आप किसी इंसान को पैसा दो ना, वो पैसे के लिए आप अपनी जान नहीं देगा, कभी नहीं देगा पैसे की खातिर। लेकिन हाँ, अगर आपने उसको पावर दी है ना, रिस्पेक्ट दी है ना, पावर और रिस्पेक्ट की खातिर लोग जान दे देते हैं। आपने देखा होगा कुर्सी के चक्कर में लोग 10-10 साल, मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि पावर की खातिर 10-10 साल जेल चले जाते हैं कि वो जेल से निकले उनको प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन मिल जाए या प्रेसिडेंट की पोजीशन मिल जाए। पैसों के लिए नहीं जाते, पावर के लिए जाते हैं। जो हमारे पॉलिटिशियंस इतने जो पागल हुए हुए ना आजकल, हमेशा से है लेकिन आजकल ज्यादा ही हुए हुए, नाम नहीं ले रहा, मरने की हालत में क्या जिंदगी बची है, 70 क्रॉस हो गए लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं एक दूसरे से, पावर। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहते हो तो आप उनको है ना
राइट स्किल्स दो, आप उनको राइट रिसोर्सेज दो और उनको अथॉरिटी और अपॉर्चुनिटी दो। किस चीज की? डिसीजंस लेने की। किस चीज की? डिसीजन लेने की। जब आप एम्प्लॉय को अथॉरिटी और अपॉर्चुनिटी देते हो कि यार तुम भी अपनी मर्जी से अब कंपनी में डिसीजन ले सकते हो, वहां पर एम्प्लॉय बोलता है बॉस मैं तो बिग डैडी बन गया यहां का, वहां पर एम्प्लॉय जो है वो घूम जाता है। मैंने इतने सारे केसेस में देखा है कि भाई एम्प्लॉय जो है वो क्रेजी हो गया, कंपनी प्रमोशन मिली, पावर मिली, पागल हो गया बंदा। ठीक है ना? तो ये है एम्पावरमेंट, जहां पर आप एम्प्लॉय को स्किल्स दो, रिसोर्सेज दो और उसको डिसीजन लेने की थोड़ी सी पावर दे दो। फिर देखो उसका मोटिवेशन ये स्काई रॉकेट हो जाएगा, छत फाड़ के निकलेगा कि भाई मुझे तो पावर मिल गई है कंपनी के अंदर डिसीजन लेने की। वो ऐसे कंपनी में रोज आएगा जैसे वो कंपनी का जो है ना वो मालिक बन गया। खैर, अब जरा एडवांटेज देखते हैं एम्पावरमेंट के। एडवांटेज क्या है? सबसे पहला, क्विकर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जाहिर सी बात है, ओनर बेचारा सारे डिसीजंस खुद ले रहा था, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अब उसने बोला यार जान छोड़ो यार, कुछ डिसीजंस बोला एम्प्लॉय को तुम ले लो। अब मैं बिजनेस चला रहा हूं, ए टू जी, पेंट कैसे करना है, कहां करना है, किस तरह करना है, कौन से कलर का करना है, कहां से करना है, हर चीज मैं खुद करता रहूंगा ना तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा और मेरी डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी। मैंने अपने अंडर में बंदे को रखा, मैंने बोला यार पेंट की जिम्मेदारी तुम्हारी, कहां से लाना है, कैसे लाना है, कौन सा कलर कराना है, सब तुम डिसाइड करो। क्या हुआ? जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अभी बिल्डर है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, प्लम्बिंग वर्क से लेके इलेक्ट्रिक वर्क से लेके पेंट तक सारा काम अगर वो बिल्डर खुद डिसाइड कर रहा होगा ना तो कभी नहीं कर पाएगा टाइमली डिसीजन। लेकिन अगर बिल्डर ने अपने अंदर में एक राइट हैंड रखा है, शॉटगन, उसको बोला भाई तू अपनी मर्जी से देख ले कौन सा कलर कराना है, वो क्या होगा? जैसे ही उसको राइट हैंड को पावर मिलेगी ना वो जल्दी से डिसाइड कर लेगा, क्योंकि उसके पास तो इतनी जिम्मेदारी है ही नहीं। ओनर के ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारी है, प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिक की, इसकी उसकी, तो ओनर डिले करेगा डिसीजन मेकिंग। लेकिन अगर उसने अपने अंडर में काम करने वाले बंदे को बोला भाई पेंट का काम तू देख ले, तो एक एक दिन एक एक घंटे में डिसीजन आएंगे, तो क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, इसको तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते कि भाई जैसे ही इंप्लॉय को पावर मिलेगी, ठीक है ना, इंप्लॉय का मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब उसको पावर मिलेगी तो उसका वर्क क्या हो जाएगा? चैलेंजिंग हो जाएगा। कैसे? पहले वो ऑर्डर ले रहा था ओनर से और काम कर रहा था, अब वो खुद डिसाइड कर रहा है, तो उसके वर्क के अंदर चैलेंज आ जाएगा कि यार अब मुझे ओनर को बताना है कि पहले मैं ऑर्डर ले रहा था तो मैं कैसा था और अब मैं खुद ऑर्डर दे रहा हूं तो मैं कैसा हूं। तो अब मुझे जब जिम्मेदारी दी गई है तो उसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक नया चैलेंज ऐड हुआ है, तो वो ओनर को प्रूव करने के लिए और मेहनत करेगा, तो उससे उसका वर्क भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और ऑटोमेटिकली मेहनत ज्यादा करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा। उसके बाद जब एम्पावरमेंट होती है तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जो हायर लेवल के बंदे हैं वो स्ट्रेटेजिक चीजों को देख पाएंगे। मैंने आपको बिल्डर की एग्जांपल दी ना, कि बिल्डर एक इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है, वो प्लम्बिंग वर्क और इलेक्ट्रिक वर्क और ये सारी छोटी छोटी चीजें खुद देखता रहेगा, तो वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कब करेगा? उसको चाहिए कि वो अपने बंदों को बोले भाई ये बिल्डिंग तुम मेरे बंदे हो, प्लम्बिंग वर्क तुम संभालो, इलेक्ट्रिक वर्क तुम संभालो, तुम ये संभालो, तुम वो संभालो, मैं जा रहा हूं दूसरे एरिया में नई बिल्डिंग खोलने, वहां नई बिल्डिंग लॉन्च करे, वहां पर 4 बंदों को जिम्मेदारी बोले तुम ये करो, मैं जा रहा हूं तीसरी जगह पे। स्ट्रेटेजिक काम कर सकते हैं ना ग्रोथ का। अगर वो एक ही चीज खुद ही करता रहे हर चीज, तो सारी जिंदगी में वो एक ही बिल्डिंग बना पाएगा। लेकिन अगर वो अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को जिम्मेदारी दे सके तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी चीजों पे फोकस कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को ग्रो करवा पाएगा। बताइए, एम्पावरमेंट के भाई प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं, सिर्फ ये नहीं कि हर चीज का एडवांटेज है। हमें पता है एडवांटेज जहां होता है डिसएडवांटेज तो होता ही होता है। तो भाई अगर आपने एक ऐसे बंदे को डिसीजन मेकिंग पावर दे दी, ठीक है ना, जिसके पास एक्सपीरियंस कम है, रिस्क बढ़ जाता है फेलियर का, रिस्क बढ़ जाता है लॉस का। तो आप जब भी कभी अपने एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट दे, यानी उसको पावर लेने की जिम्मेदारी दे, तो आप ये मेक श्योर करें कि उसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एम्प्लॉयज भी तो बिग डैडी बन के बैठ जाते, कहते हो बॉस तो देख ही नहीं रहा, अपनी मर्जी से करो काम। अब बॉस ने आपको जिम्मेदारी दी थी, पेंट अपनी तरफ से देख लो। एक दिन बॉस आए तो देखा भाई एक दीवार पे पर्पल हुआ हुआ, एक दीवार पे ग्रीन हुआ हुआ, एक दीवार पे पिंक हुआ। बॉस बोलेगा ये बिल्डिंग है गोला डंडा, तो सर आपने ही तो बोला था डिसीजन ले लो। बॉस बोलेगा उल्लू के पट्टे, डिसीजन लेने को बोला था, इसकी मम्मी डैडी करने को थोड़ी बोला था बिल्डिंग की, तुमने क्या कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है, एम्प्लॉय को पावर देते हो ना डिसीजन लेने की, एम्प्लॉय पुअर डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ बैठता है, जिसके चक्कर में वो चीजों को खराब कर देता है।
उसके बाद सम एम्प्लॉयज आर रिलक्टेंट, कुछ लोग बाय डिफॉल्ट डरपोक होते हैं कि यार पावर आ गया, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, कल को कोई गलती होगी तो बॉस हमें पकड़ेगा, बोलते नहीं हमें नहीं चाहिए। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक वो बोलेगा लाओ दो मुझे अथॉरिटी, मैं लूंगा पावर, मैं लूंगा चैलेंज, ओनर को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं इस काबिल हूं ताकि मुझे प्रमोशन मिले, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। अभी 20 25 30 साल 35 साल के आदमी को आप बोलोगे, बोलेगा हाँ दो पावर। इफ यू गो टू 50 55 ईयर ओल्ड 60 ईयर ओल्ड पर्सन, उसको आप बोलो वी आर गिविंग यू पावर टू टेक डिसीजन, बोलेगा यार जिंदगी गुजर गई, ऑर्डर लेते लेते, अब मैं ऑर्डर दूंगा, ये गलती हो गई, इस उम्र में नौकरी चली जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, घर जाके फोन उठाना पड़ेगा, वाला नहीं चाहिए, रिलक्टेंट है, उसको नहीं चाहिए पावर। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो जानबूझकर जो है वो भागते हैं डिसीजन मेकिंग पावर से, दे आर रिलक्टेंट। तो ये था हमारे पास एक और मेथड ऑफ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन जो आप यूज करके एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं, विच इज एम्पावरमेंट।